डियर स्टूडेंट, मैं पवन शर्मा लेकर आ रहा हूं आज की ऑनलाइन क्लास। अपना यूट्यूब चैनल किस नाम से है बेटा? टी.आर. पवन शर्मा के नाम से है। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे से कोई भी वीडियो अपलोड होगा वो तुरंत सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पी ब्लॉक एलिमेंट, ये 7th चैप्टर है बेटा। और इस चैप्टर में हमने 3 ऑनलाइन क्लासेज पढ़ ली है। आज हमारी 4थी ऑनलाइन क्लासेज है और हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट की। और पी ब्लॉक एलिमेंट में हम ओनली फॉर कौन सा ब्लॉक शुरू कर रखा है? 15 नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े, ये 15 वर्ग अपना चल रहा है और इसकी अपने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता थी, वो हमने पीछे की क्लास में पढ़ ली है। अब हमारा जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है धातुओं के प्रति क्रियाशीलता, यानी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। तो अपने धातुओं की बात करें तो आवर्त सारणी का जो पहला वर्ग है वो कौन सा है? क्षार धातु वाला, लिथियम वाला, सोडियम वाला, पोटेशियम वाला। और जो अपना सेकंड वर्ग है वो कौन सा है? क्षारीय मृदा धातु, यानी एल्किली अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो अपने बात करें कि धातुओं के प्रति इनकी क्रियाशीलता क्या रहती है, तो ये जो 15 वर्ग है इनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +3 होती है या +5 होती है, या ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो -3 होती है। अब अपने इन 15 वर्ग की कोई भी एलिमेंट का धातुओं के प्रति क्रियाशीलता दर्शाते हैं। तो धातुएं क्या होती है? धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। तो इनके साथ जब अपने अभिक्रिया करवाते हैं तो ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखेगी। तो इस वर्ग के तत्वों को कौन सा चार्ज दिखाना पड़ेगा? नेगेटिव। और नेगेटिव कौन सा दिखा सकते हैं? -3। तो अपने बात करते हैं, जैसे सपोज किया हमने कैल्शियम के साथ, तो जैसे कैल्शियम होता है सेकंड वर्ग का है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दिखाते हैं बेटा? +2। तो इनके ऊपर +2 लिख देंगे। और ये जो 15 वर्ग है इसके एलिमेंट को हमने मान लो कोई भी ई मान लिया, और ई में मान लो सपोज करते हैं हमने पहला ले लिया नाइट्रोजन, और उस पे क्या होगा? -3। अब देखिए बेटा कि इस तरीके से अगर अपने इनके आयनों को लिख लेते हैं तो इनसे जो सूत्र बनेगा, अणु सूत्र, वो कैसे बनाते हैं? इसके ऊपर जो चार्ज है वो तो आ जाएगा इसके नीचे, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो आ जाएगा इसके नीचे। तो क्या बनेगा? Ca, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा N, और इसके नीचे आ जाएगा 2। ठीक है। इसी प्रकार अगर अपने नाइट्रोजन की जगह यहां ले लेते हैं फॉस्फोरस, तो क्या बनेगा? Ca3P2। इसी तरीके से अगर आर्सेनिक ले ले तो क्या बनेगा? Ca3Az2। और इसी तरीके से S भी ले ले तो क्या बनेगा? Ca3Sb2। और इसी तरीके से अपने ले ले क्या? Bi, तो यहां होगा Ca3 और Bi2। अब ये जो 5 फॉर्मूले सूत्र हमारे पास में आ गए, तो अब जो इनके ऊपर जब माइनस हो तो ये कौन सा बनाते हैं? आयन आइड वाला बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन से बनेगा नाइट्राइड, इसी प्रकार फॉस्फोरस से क्या बनेगा? फॉस्फोइड। आर्सेनिक से क्या बनेगा? आर्सेनाइड। Sb यानी एंटीमनी से क्या बनेगा? एंटीमोनाइड। और बिस्मिथ से क्या बनेगा? बिस्मिथाइड।
तो अब इनको नाम से अपने कैसे पुकारेंगे? पहले का नाम क्या होगा बेटा, कॉपी में नोट करो, कैल्शियम नाइट्राइड। सेकंड का क्या होगा बेटा, कॉपी में नोट करो, कैल्शियम फोस्फोइड। थर्ड का क्या होगा बेटा, कैल्शियम आर्सेनाइड। चौथे का क्या होगा बेटा, कैल्शियम एंटीमोनाइड। पांचवे का क्या नाम होगा बेटा, कैल्शियम बिस्मिथाइड। ओके बेटा, पांचों के नाम आपने नोट कर लिए। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। उसके बाद में बेटा 3 नंबर है हैलोजन के साथ अभिक्रिया या हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता की बात करें तो हैलोजन है वो कौन से वर्ग में आता है, 17 वर्ग। कौन कौन से तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये मुख्यतः 4 होते हैं। इसके नीचे भी एस्टेटीन होता है, लेकिन रिएक्शन में अपने इन्हीं 4 को दिखाते हैं। हैलोजन को किससे व्यक्त करते हैं बेटा, X से, और अगर अणु के रूप में हो तो इसे किससे व्यक्त करेंगे, X2 के रूप में। तो अब अपने बात करें 15 वर्ग के तत्वों के साथ हैलोजन की विक्रियाशीलता देखें। तो हैलोजन को हमने X माना और इस पूरे अपने वर्ग को E से दिखा देते हैं। तो हम जानते हैं बेटा कि हैलोजन जो होते हैं वो आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्वों में शामिल होते हैं। तो यहां पर हैलोजन जो होंगे वो माइनस ऑक्सीकरण अवस्था में होंगे या माइनस आयन की तरह कार्य करेंगे, और ये जो 15 वर्ग है ये +3 या +5 की भांति कार्य करेगा, क्योंकि हम जानते हैं या तो +3 करेंगे या +5 करेंगे या फिर -3 करेंगे। तो यहाँ ये वाला माइनस है तो ये +3 या +5 में होंगे। सपोज कीजिए पहले ये +3 में हो और ये x किस में होता है, माइनस में। तो इससे जो सूत्र बनेगा वो कैसा बनेगा, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, EX3 बनेगा। ठीक है, और अगर ये वाला 3 की जगह क्या हो, 5 हो तो क्या बनेगा, ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, EX5। तो यूं कह सकते हैं, कॉपी में नोट करो कि 15 वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके जो द्विअंगी यौगिक बनाते हैं उनका फॉर्मूला EX3 या EX5 टाइप के सूत्र वाला होता है। अगर अपने EX3 वाले की पहले बात करें तो बेटा किस तरीके से होगा, EX3। ठीक है, तो यहां अपने बात करते हैं बेटा, E की जगह हम मान लो ले लेते हैं क्या, नाइट्रोजन, और X की जगह क्या ले लेते हैं, कोई भी 17 वर्ग का तत्व ले लेते हैं। बेटा क्या लें बोलो, चलो फ्लोरीन ले लेते हैं, F, तो क्या बन जाएगा, NF3। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 5। तो यहाँ इसने 3 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना लिया और एक लोन पेयर इसके पास में बच जाएगा। क्या बना बेटा, NF3। नाइट्रोजन 3 को क्या बोलेंगे, ट्राई, और F को क्या बोलेंगे, फ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड। अब इसकी क्या क्या विशेषता है, सबसे पहले 1 नंबर बात करें अपने तो जो EX3 टाइप के यौगिक होते हैं उनके अंदर एक नाइट्रोजन के पास केंद्रीय परमाणु के पास एक लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर है वो किसी को दिया जा सकता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि जो यौगिक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं वो लुईस के अनुसार क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। ट्रिक बताई थी ना मैंने आपको, लुईस की बीड़ी यानी बेस होते हैं। कौन है, जो डोनेट करते हैं, डोनर होते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं तो ये लुईस के अनुसार क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं।
तो ये जो EX3 टाइप के जो यौगिक होते हैं वो लुईस क्षार की भांति कार्य करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं और दान करने वाले लुईस के अनुसार क्या होते हैं, क्षार होते हैं। सेकंड देखो बेटा, इसमें कॉपी में नोट करना है कि इसके अगर संकरण की बात करें तो जो केंद्रीय परमाणु होता है उसका कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। कैसे होता है sp3 संकरण बेटा, कि जैसे ये एग्जांपल है तो यहां अपने देख सकते हैं नाइट्रोजन के साथ 3 तो F जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक क्या है, लोन पेयर है। कल मैंने आपको बताया था सिंगल बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा, तो 3 सिग्मा और लोन पेयर कितना है, 1, तो कितने आए, 4, और 4 का मतलब कितने कक्षक भाग लेंगे बेटा, 4, तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3। अब यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट वो भी ध्यान रखनी है आपको, कौन सी वाली बेटा, कि जब sp3 संकरण हो और कोई लोन पेयर ना हो तब तो शेप कैसी आएगी, चतुष्फलकीय, टेट्राहाइड्रल, और अगर लोन पेयर आ जाए तो आकृति विकृत हो जाती है, और यहां आकृति एक लोन पेयर के कारण कौन सी आएगी, पिरामिडियन। कैसी स्ट्रक्चर आएगी बेटा, पिरामिडीय, यानी पायरेमिडी, पिरामिडीय। उसके बाद बेटा देखो इस तरीके की संरचना हो जाएगी और ये इसका संकरण हो जाएगा। अब 3 नंबर नोट क्या करना है बेटा, कि अपने अगर बात करें इसकी क्षारीय प्रवृत्ति की, तो क्षारीय प्रवृत्ति को अपने इस तरीके से देखते हैं बेटा, यहां लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहां NF3 लिखा, ठीक है, इसके ऊपर है ये लोन पेयर है, ठीक। नाइट्रोजन का आकार क्या होता है, छोटा होता है, और इस फ्लोरीन की विद्युत ऋणता भी मैंने आपको बताई थी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो किसी को दान करेगा, लेकिन फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर धनावेश बढ़ेगा। देख तो आपको लोन पेयर रहा है, लेकिन फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इसका जो खिंचाव होगा वो फ्लोरीन की तरफ होगा, परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, धनावेश ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। इस कारण यह क्षार तो है, लेकिन कैसा क्षार है, दुर्बल क्षार है, वीक बेस है, ठीक है। अगर यहां अपने बात करें F की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो अगर बात करें अपने आयोडीन की, तो आयोडीन में इतनी शक्ति, इतनी पावर नहीं है कि वो नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी तरफ खींचे। तो यहाँ Ni3 और NF3 की बात करें तो ये प्रबल क्षार होगा और ये इसकी तुलना में क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं बेटा कि NF3, NCl3, NBr3, Ni3। तो अगर क्षारीय प्रवृत्ति की बात करें तो किसकी क्षारीय प्रवृत्ति ज्यादा होगी, Ni3 की। तो यहां इस तरीके से अपने निशान लगाएंगे और Ni3 ज्यादा हो जाएगा और NF3 बेसिए इसकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी। अगर अपने बात करें बेटा इस तरीके से कि यहां NF3 हो, ठीक है, और यहां FPF3 हो, ASF3 हो, SBF3 हो और BIF3 हो, तो क्या होगा, यहां पर वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहां आकार इसका छोटा है और यहां इसका आकार क्या है, बड़ा है।
तो यहां अब सेकंड कंसेप्ट लगेगा कि आकार छोटा होने पर इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। जैसे जैसे आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो यहां इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति बात करें तो इसकी अधिक है और इसकी क्या है, कम है। तो यहां बात करें तो क्षारीय प्रवृत्ति इसकी ज्यादा होगी और धीरे धीरे है वो इनकी क्षारीय प्रवृत्ति क्या होगी, घटेगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से अपने नोट कर लेंगे। ठीक है, ये इसका बढ़ता हुआ क्रम है और ये इसका क्या है, क्षारीय प्रवृत्ति का घटता हुआ क्रम। उसके बाद बेटा अपने पढ़ेंगे हैलोजन के प्रतिक्रियाशीलता में दूसरा टाइप, वो कौन सा है, EX5। EX5 के एग्जाम्पल की अगर बात करें अपने तो यहाँ E की जगह अपने नाइट्रोजन तो लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन तो अधिकतम 4 ही बंध बना सकता है। सहसंयोजकता कितनी होती है, 4 ही होती है, द्विकक्षक नहीं होता है। तो यहाँ अपने E की जगह क्या लेते हैं, P लेते हैं और यहाँ पर X की जगह क्या लेते हैं, Cl। तो क्या बन जाएगा, PCl5। ये यहाँ PCl5 है वो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अपने ध्यान से समझेंगे। 12th क्लास में भी PCl5 लगता है। PCl5 के बारे में अपने यहाँ जानकारी लेंगे। सबसे पहले PCl5 है, इसकी बात करें अपने तो यहाँ फास्फोरस है वो 5 बंध बना रहा है क्योंकि द्विकक्षक है, 5 बंध बना रहा है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 5, और 5 के 5 फास्फोरस ने Cl के साथ में बंध बना लिया। तो कोई भी लोन पेयर नहीं है। यहां क्या होगा, यहां EX5 टाइप के सूत्र में कोई भी लोन पेयर नहीं है और इनके पास D कक्षक होता है। ठीक है, तो अगर इनको किसी भी यौगिक से इलेक्ट्रॉन युग्म लेना हो तो ये D कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकते हैं। लोन पेयर नहीं है तो दे तो नहीं सकते, लेकिन इनके पास D कक्षक होता है खाली, इसलिए अगर कोई इनको इलेक्ट्रॉन युग्म देना चाहे तो वो इनके D कक्षक में दे सकता है। इसलिए ये सूत्र वाले जो यौगिक होते हैं वो लुईस अम्ल की भांति कार्य करते हैं। नंबर 2 में अगर अपने PCl5 की बात करें तो PCl5 में 5 बंध है। तो अपने अगर संकरण की बात करें इसकी तो संकरण इसका कैसे निकालेंगे, तो यहां पर फास्फोरस ने कितने बंध बना रखे हैं, 5 बंध बना रखे हैं Cl के साथ। तो यहां पर 5 के 5 क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो अपने ऐसे लिखेंगे 5 सिग्मा बॉन्ड और कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए कितने कक्षक भाग लेंगे, 5, और 5 कक्षक भाग लेते हैं तो कौन सा संकरण होता है बेटा, शाबाश, sp3d, यानी कौन सा संकरण हो गया, sp3d। अब इसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो आकृति ज्यामिति कैसी बनेगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय या पिरामिडीय, ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। ठीक है, अब ये ऐसी संरचना कैसे बनाते हैं, फास्फोरस लिखेंगे। अब यहां इसके अंदर 3 कोण बनाने हैं तो वो 3 कोण अपने इस तरीके से बनाएंगे जिसमें 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो, यानी ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है और यहाँ 3 क्या है, क्लोरीन परमाणु है। ये जो 3 हमने क्लोरीन दिखाए हैं ये 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल क्लोरीन है, यानी ये जो बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाता है। विषुवतीय बंध
इक्वेटोरियल बॉन्ड। उसके बाद द्विपिरामिडीय यानी दो जो क्लोरीन परमाणु हैं वो आपको अक्षीय स्थिति में दिखाने हैं इस तरीके से, ठीक है। ये इस इक्वेटोरियल बॉन्ड से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और ये जो दोनों क्लोरीन है वो अक्षीय बंध बनाते हैं, अक्षीय बंध कहलाते हैं, एक्सियल बॉन्ड। अब यहां एक बात आपको फिर से नोट करनी है बेटा, क्या ये 5 बंध जो हमने बनाए हैं वो पांचों बंध समान लंबाई के हैं, बराबर हैं या नहीं है। तो यहां आपको Cl5 हैं वो एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो पांचों बंध हैं वो एक समान लंबाई के नहीं हैं। यहां 3 क्लोरीन, ये जो विषुवतीय बंध या इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये क्लोरीन समान लंबाई के बंध बना रही है, जबकि ये 2 बंध हैं वो इन तीनों बंधों से लंबाई में लंबे होते हैं, यानी अक्षीय बंध विषुवतीय बंध से अधिक लंबे होते हैं। और कारण क्या है, क्योंकि इनके विषुवतीय बंध के नजदीक अक्षीय बंध होते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का ही कोण है, तो ये क्या करते हैं, इनको रिपल्सन करते हैं, यानी ये जो विषुवतीय बंध है वो अक्षीय बंध को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सन करते हैं। इस रिपल्सन को कम करने के लिए ये दूर चले जाते हैं और लंबाई में लंबे हो जाते हैं। तो यूं कहेंगे कि जो अक्षीय बंध है उनकी जो बंध लंबाई होती है वो तो होती है 240 पिकोमीटर, जबकि ये जो विषुवतीय बॉन्ड होते हैं इनकी लंबाई 202 पिकोमीटर होती है। इस प्रकार से PCl5 की संरचना हमने अच्छे से पढ़ी। वीडियो को आप बार बार देखें, ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करें और कॉपी में भी नोट करते रहें। थैंक यू।